हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंसर की मदद से वेक्टर को समझने की कोशिश की थी कि वेक्टर और स्केलर होते क्या हैं। आई थिंक आपको समझ में कुछ आया होगा, कुछ समझ में ज़रूर आया होगा क्योंकि पूरा डिस्कशन मैंने इसी पे रखा था। अब हम बात करते हैं, कुछ वेक्टर की बात करेंगे। आई थिंक टेंसर का डिस्कशन वहीं क्लोज हो गया था, लेकिन एक कंक्लूजन मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, वो टेंसर से रिलेटेड है कि टेंसर को अगर हम लोग अ टेंसर इज अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज स्केलर, वेक्टर, मैट्रिसेस टू हायर डायमेंशन। आई थिंक मैंने जितना पिछले डिस्कशन में आपको बताया उसका आप अगर जिस निकालेंगे तो वो यही निकल के आएगा, जस्ट कि टेंसर कुछ नहीं होता, जस्ट अ जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर, वेक्टर एंड मैट्रिसेस टू हायर डायमेंशन स्पेस। ठीक है। आई थिंक अब मुझे आज की इस वीडियो में मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, कोलिनियर, पैरेलल, पोजीशन वेक्टर, इन सब के बारे में एक आइडिया दूंगा आपको। देन हम फर्दर इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, यानी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उसको अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करें। देन कुछ और प्रॉपर्टीज, देन हम अपना पहला चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक सेकंड, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं वेक्टर और स्केलर की डिफिनेशन प्रिसाइज वे में बता देता हूं। पिछले वीडियो में तो मैंने टेंसर से रिलेट किया था। तो जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज को हम मोस्टली वेक्टर और स्केलर्स में इन आराम से, अगर हम लोग स्मॉल डायमेंशन पे ही रहें, अगर ज़्यादा हाई डायमेंशन में न जाएं, तो हम अपने डिस्कशन को वेक्टर और स्केलर से कंप्लीट कर सकते हैं डेफिनेटली। टेंसर की जरूरत हमने आपको बताया कि जब हम लोग थोड़े हाई डायमेंशन या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो काम होता है वो वेक्टर से नहीं हो पाता है फुलफिल। वहाँ पे हमें कुछ सर्टेन और इंडेक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, दैट्स वाई हम लोग को टेंसर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट अपना डिस्कशन नॉर्मल रखेंगे, 3D तक ही रखेंगे, वहाँ पे हमारा काम वेक्टर स्केलर से खूब चल जाएगा। तो अब यहाँ डिफाइन कर देते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली या तो वेक्टर होगी या तो स्केलर होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होती है, कि वो उस ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेक्टर आता है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें कि उसमें डायरेक्शन होता है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है विद डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन, जबकि स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है कोई उसकी। तो जैसे कि वेक्टर का मैं अगर एग्जांपल आपको सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। जैसे कोई पॉइंट है किसी सर्टेन डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन बोल दिया हालांकि, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको बताना पड़ता है। आप अगर बोल दो कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ये कहीं से वैलिड नहीं हुआ, ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, असल में ये 5 मिनट की दूरी हुई, और दूरी आती है हमारी स्केलर्स में। तो जब मैं बोलूँगा 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे वहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि मैं ये आपको बता रहा हूँ, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेकंड नंबर पे वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है। और स्केलर्स में आपका मास हो गया, जैसे करंट हो गया। कुछ लोग बोलते हैं करंट कैसे वेक्टर, करंट में तो डायरेक्शन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि वेक्टर की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं ज़रूर कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि आपका वो उसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, लेकिन यहाँ से पूरी बात नहीं बनती है। वेक्टर की असल में ये डेफिनेशन कहा जाए तो मोटे तौर पे ये सही नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वही होंगी जो इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ट्रायंगल लॉ एक होता है, ट्रायंगल लॉ। मैं अभी आपको बताऊँगा उसको, ट्रायंगल लॉ को आपको मैं सम ऑफ वेक्टर में बताऊंगा क्या होता है ट्रायंगल लॉ, उसको भी फुलफिल करना पड़ता है वेक्टर को। लेकिन जबकि करंट जो होता है वो ट्रायंगल लॉ को कहीं से फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे ट्रायंगल लॉ से, जैसे दो वेक्टर अगर 3 यूनिट है, मैं यहाँ न्यूटन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्स भी वेक्टर होता है। तो अगर मैं ले लेता हूँ तो कहीं से कोई गलत नहीं है। तो अगर ये 3 न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स है, तो इसका जो रिजल्टेंट यानी वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो आना चाहिए मेरा 5 न्यूटन। या अगर मैं न्यूटन ना बोलूँ, यहाँ पे कोई बस 3 यूनिट बोल देता हूँ, यहाँ 4 यूनिट बोल देता हूँ, तो इसका सम जो आना चाहिए 5 यूनिट आना चाहिए अगर ये वेक्टर है। लेकिन आपको पता होगा 3 एम्पियर की करंट और 4 एम्पियर करंट का जो सम होता है वो 5 एम्पियर कभी नहीं होता है, 7 एम्पियर होता है। तो दैट शोज कि करंट जो है वो स्केलर है, बावजूद इसके कि उसके पास डायरेक्शन है। तो स्केलर्स में जैसे कि हमने बताया मास हो गया आपका,
टेम्परेचर भी स्केलर है, टेम्परेचर के साथ भी सेम दिक्कत यही है। टेम्परेचर के भी कभी कभी उसको मैं कुछ एम्बिग्यूटी लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर के पास भी कुछ सर्टेन डायरेक्शन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी यहीं पे फेल कर जाता है। तो आई थिंक आप लोग को वेक्टर स्केलर समझ में आ गया होगा। देन हम मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ लेने से ही कुछ नहीं होता, अगर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सही से तो हमारी स्टडी अधूरी मानी जाती है। तो अब चूंकि वेक्टर हम लोग वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वेक्टर कहाँ से आए ये भी हम लोग अभी तक परिचित हो चुके हैं इस चीज़ से, तो अब हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे, या कैसे हम उसको अपने व्यवहार में लाएं, अपने मतलब हम यूज़ कैसे करेंगे उसका। तो देखिए जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, तो यानी वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर हम लोग इसको एकदम सिंपल से डिफाइन करें, ओ मैंने एक ओरिजिन ले लिया और ओ से मैं एक डायरेक्टेड लाइट सेगमेंट ले रहा हूँ पी तक, तो आप लोग को पता चल होगा ये जो, इसको मैं लाइन नहीं बोलूंगा, इसको मैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड का मतलब ओरिएंटेड है या उसकी उस दिशा में है, दिष्ट रेखाखंड इसको बोलते हैं हम लोग। किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर इंक्लाइंड है तो उसको हम लोग दिष्ट रेखाखंड बोलते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ओपी एक दिष्ट रेखाखंड है। तो आप देख रहे हैं इस ओपी की कुछ लेंथ है, जरूर लेंथ है, आप इसको मेजर कर सकते हैं, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है और एक सर्टेन डायरेक्शन है। तो ये हमारा जो हो गया, ये इसको हम वेक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए पी वेक्टर नाम दे दें तो कहीं से कोई गलत नहीं है। तो ये हो गया किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। देन अब आते हैं हम लोग नोटेशन। अमूमन आप लोग बुक में पढ़ा होगा कि वेक्टर का नोटेशन कैसे होता है। कुछ जगह तो ये बोला गया कि जैसे कोई भी हम सिंपल जो लेटर हैं, अगर वो छोटे लेटर हैं तो वो स्केलर होंगे या हल्के में हैं, और जो बोल्ड में, यही अगर मैं ए को थोड़ा बोल्ड में बना दूं तो ये आपको वेक्टर कंसीडर करेंगे। लेकिन कुछ बुक्स में एरो से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि स्केलर्स में जो होगा उसके ऊपर एरो नहीं होगा। और एरो में भी फिर दो टाइप आते हैं कि एरो में एक सिंपल एरो होगा या एक में ओरिएंटेड एरो होगा। तो ये काफ़ी वैरायटी आपको मिलेंगी वेक्टर में, लेकिन सबका जो काम है वो एक ही है। आप लोग को अलग अलग बुक्स उठाएंगे, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग अप्रोच है, उससे हमें नहीं वो होना है, हमें एक वो लेके चलना है। आपको जिस चीज़ में सिंप्लिसिटी लगे आप वो यूज़ करिए, कॉन्सेप्ट सेम है, उसका रिप्रेजेंटेशन भले डिफरेंट हो सकता है। तो ये नोटेशंस की बात हो गई। अब आते हैं कुछ टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जैसे कि हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर पढ़ेंगे जिनका हम लोग एप्लीकेशन अभी आगे देखेंगे काफ़ी कुछ। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो वेक्टर आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, जैसे हम लोग सेट थ्योरी जब पढ़ते हैं तो इम्पटी सेट की बात करते हैं, तो कुछ वैसा ही यहाँ वेक्टर आंसर्स में नल सेट देख लेते हैं। नल वेक्टर, नल या वॉइड वेक्टर जो भी बोलते हैं, ठीक है। नल वेक्टर क्या होता है, देखिए नल मतलब खत्म, वॉइड बिल्कुल कुछ नहीं है एकदम जीरो। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी एकदम कुछ नहीं, जीरो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। अब बात आती है डायरेक्शन की। देखिए जीरो वेक्टर की डायरेक्शन को लेके फिर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि कुछ ऑथर इसकी डायरेक्शन को अनडिटरमाइन मानते हैं, कहते हैं इसकी डायरेक्शन का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। कुछ ऑथर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होती है। आर्बिट्री इन द सेंस आप इसकी डायरेक्शन को अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। तो यहाँ भी काफ़ी मतभेद हैं इसमें। मेरे हिसाब से आप बस ये मान के चलिए कि जीरो वेक्टर की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, उसको आप अपने हिसाब से, जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक टेंसर क्वांटिटी है, उसमें भी हम लोग या ये चीज़ थोड़ा जीरो वेक्टर की जैसा ही, वहाँ पे भी हम लोग डायरेक्शन को नहीं डिसाइड कर पाते हैं। दैट्स वाई उसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग टेंसर वाले उसमें रखते हैं ब्लॉक में। एनीवे, नल वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। नल वेक्टर का एक और है कि जैसे हम लोग पिछले में देखा था, पिछले सेगमेंट में, कि ओ पी, जैसे कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था तो ओ को हम लोग बोलते थे इनिशियल पॉइंट, पी को बोलते थे टर्मिनल पॉइंट। तो अगर टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट के टर्म में अगर हम नल और वाइड वेक्टर को बोलें तो ये कह सकते हैं कि नल वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट होता है और इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम होता है। यानी ओ वेक्टर अगर है कोई तो ये हमारा एक नल वेक्टर होगा। तो यहाँ पे ओ ले रहे हैं आप, चाहे पी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि इनिशियल और टर्मिनल जो है वो सेम होगा। तो ये एक हमारा नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका मॉड क्या होगा, इसका जो मॉड होगा वो हमारा आएगा जीरो। अब चूंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इसलिए मैं इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वेक्टर, सबसे बेसिक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी आप देखेंगे, हम लोग वेक्टर एनालिसिस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट वेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जो अभी आगे देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट से लेके अभी सारा कितना कुछ हम लोग निकालेंगे वहाँ पे, तो बहुत सारा वहाँ पे डिस्कशन करेंगे यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। तो वहाँ पे बहुत सारा उस पर काम करेंगे। तो देखेंगे यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यूनिट वेक्टर होता क्या है।
यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं एकांक वेक्टर, एकांक सदिश बोलते हैं हिंदी में। तो इसका यूनिट से कुछ नाम से भी आपको आइडिया लग रहा होगा, यूनिट मीन 1, यानी इसका मॉड जो होगा, मॉड मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और डायरेक्शन वही जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जैसे कि ए अगर यूनिट वेक्टर है, तो अब यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए, अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसको कुछ स्पेसिफिक नाम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कैप से दिखाया करते हैं। तो जहाँ भी आप किसी वेक्टर के ऊपर आपको ऐसा कोई नोटेशन कैप लिखा हुआ है, टोपी बना हुआ दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि वो यूनिट वेक्टर होगा। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हर वेक्टर के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि ए कैप की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर अपॉन, हाँ ये जरूरी है कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो नल वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए यूनिट वेक्टर। वैसे भी नॉन जीरो का ही पॉसिबिलिटी होगा कि उसका मॉड 1 हो पाए, क्योंकि जीरो वेक्टर का मॉड तो 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो वेल डिफाइंड, क्योंकि ये 0 कभी नहीं होगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइन होगी। और ये हर वेक्टर, फॉर ऑल वेक्टर के लिए ये डिफाइंड है। तो ये वेक्टर आपका होगा यूनिट वेक्टर। अब कहिए इसका मॉड कैसे 1 हो रहा है, तो इसका मॉड हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से। इसका अगर हम मॉड लें दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, और ये तो नीचे मॉड है ही, उसका मॉड फिर से वही आएगा। तो ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 सेम। तो यानी यूनिट वेक्टर का जो होगा मॉड 1 होगा। देन इसके बाद और भी 2 बेसिक वेक्टर हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में 2 बेसिक वेक्टर। इसके बाद और आएंगे पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, उनको हम लोग आगे अभी डिस्कस करते हैं। देन आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ये काफ़ी अच्छा है, अभी हमने जो बात की थी कि ट्रायंगल लॉ ये सब क्या है, वो एडिशन ऑफ वेक्टर में ही आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। वो भी एक खास है कि उसको वेक्टर को जानने के लिए उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एडिशन यानी 2 वेक्टर का एडिशन कैसे करें, ठीक है। तो जैसे कोई वेक्टर एक है, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई ओ ए वेक्टर है, ठीक है। कोई एक दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, ये हमारा ओ बी वेक्टर है। मैं जानबूझ के ऐसा ओ एक सेम ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको ऐड करूँगा, तो 2 वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो कुछ उसका कॉमन पॉइंट होगा, तो इसलिए मैं एक कॉमन पॉइंट ओ लेके चल रहा हूँ। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ऐड करने की शर्त ये होगी कि इसका जो फर्स्ट वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेकंड के इनिशियल से होता है। यहाँ पे आप थोड़ा इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर मान लिया हम लोग a प्लस बी कर रहे हैं, तो इस पे ये वेक्टर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, तो इसका मतलब कि ये जो इसका टर्मिनल पॉइंट है वो सेकंड वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से मैच करना चाहिए। ये तो वैसे ही हुआ जैसे मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो मैट्रिक्स कॉन्फर्मेबल होनी चाहिए। जैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो उसको m क्रॉस n से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, उसको n क्रॉस समथिंग से कर सकते हैं। तो जस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी कुछ है। तो इसको अगर हम जैसे यहाँ o बोला है, तो हम इसको o कर देते हैं, इसको a कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये वेक्टर हमारा हो गया o a, और इस वाले को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। सिर्फ लगा देने का मतलब जस्ट हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे सिर्फ। तो अब ये चूंकि क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया a वेक्टर और ये वेक्टर हो गया b वेक्टर। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो ये एक नया वेक्टर आएगा, और ये ए बी वेक्टर जो होगा वो a और b वेक्टर का सम होगा। थोड़ा सा यहाँ देखने में ठीक है, ये जो वेक्टर होगा a प्लस बी, ठीक है, ये जो इसको नए वेक्टर से हम लोग नाम दे सकते हैं c। तो ये जो वेक्टर आएगा ये c वेक्टर होगा, इन दोनों का सम होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा, यही इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। मतलब अब एक चीज़ आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम अभी वो पोजीशन वेक्टर वाली डेफिनेशन नहीं ले रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ए ओ वेक्टर ओ ए लिया है मैंने, अमून ओ ए वेक्टर ए होता है, तो उस पर अभी मत जाएगा। उसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। पोजीशन वेक्टर मेरा सबसे लास्ट टॉपिक होगा, उस पर मैं बताऊंगा, तो वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ हम लोग सिर्फ अभी ये मान के चलिए हमने पोजीशन वेक्टर नहीं जानते हैं, तो उस हिसाब से ये ए ओ वेक्टर ए है, ये बी है। इन दो आप देख रहे होंगे इनका जो रिजल्टेंट है वो, जैसे ये ए गया ये बी गया, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये बस ध्यान में रखिएगा। तो ये ए प्लस बी वेक्टर, इसी को नया नाम अगर सी दे दें तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब वेक्टर, चूंकि देखिए हमने वेक्टर पढ़ लिया, उसके कुछ नोटेशन पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, उसमें थोड़ा सा एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे एडिशन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव, कुछ उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। यानी कॉम्यूटेटिविटी मीन्स क्रम विनिमयता, और एसोसिएटिविटी मीन्स वितरण। मतलब कि एक
दो को पहले करिए, तीसरे को बाद में करिए, या पहले ग्रुप के दो दूसरे और तीसरे को पहले बाद में करिए, ये दोनों रिजल्ट जो होता है सेम होता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव, तो जैसे दो वेक्टर है ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी, यहाँ हम सम की बात करेंगे, अभी हम प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिविटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट के अभी हम आगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो वहाँ उसका इन सब का डिस्कशन अलग से करेंगे। यहाँ पे हम सम की बात कर रहे हैं, तो जैसे a प्लस बी, यानी ए वेक्टर को बी वेक्टर से जोड़िए या बी वेक्टर को ए वेक्टर से जोड़िए। जैसे हमने अभी लास्ट में किया था, आप लोग को याद होगा, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, इस वेक्टर को मैंने ए नाम दिया था, इस वेक्टर को नाम बी दिया था, तो मेरा ये जो वेक्टर आ गया था ए प्लस सी वेक्टर आ गया। तो यहाँ पे ये कहने का होता है कि आप पहले बी वेक्टर को जोड़िए, देन ए वेक्टर, बी वेक्टर को जोड़िए, फिर ए वेक्टर को जोड़िए, वही रिजल्ट आएगा जो ए प्लस बी का रिजल्ट होगा। मतलब इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, या तो इस जो फिगर को ऐसे रोटेट कर दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले बी जुड़ेगा फिर ए जुड़ेगा, उनका रिजल्ट एंड ए सी आएगा, ठीक है। तो बस वही बात है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिविटी, थोड़ा सा बोलने में लग रहा है मिक्स वर्ड है। तो अब आते हैं एसोसिएटिविटी क्या होती है। एसोसिएटिविटी कुछ नहीं होती है, जस्ट उसमें हम तीन वेक्टर कंसीडर करेंगे, जैसे कि a प्लस बी, पहले हम जोड़ें फिर c जोड़ें, या हम a को थोड़ा रोक दें, पहले b c को जोड़ लें फिर a से उसको जोड़ते हैं, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। ये इसका जस्ट जनरलाइजेशन है, आप इसको करके देखिएगा, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन एडिशन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उसको देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्शन को कैसे समझें। बहुत इजी है, अगर आप एडिशन समझ गए होंगे तो सब्ट्रैक्शन समझने में आपको समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन, बस थोड़ा सा मैं वहाँ चेंज करूँगा। जैसे कि कोई वेक्टर जैसे a है, कोई वेक्टर b है, अभी मैं यहाँ पे इसके टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट नहीं देता हूँ, उसको मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा। तो जैसे कि मुझे a माइनस बी, यही हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का। मान लेते a से b वेक्टर को हटाना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो है, लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक वेक्टर a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर अगर ऐड कर दे तो वही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये b वेक्टर है तो इसका माइनस बी ये वाला वेक्टर होगा, क्योंकि माइनस वेक्टर की बात करेंगे तो यानी उसका रिवर्स, ठीक है, उसका रिवर्स वेक्टर जो होगा, डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, मॉडुलस सेम रहेगा, तो ये माइनस बी वेक्टर होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, a वेक्टर में इस माइनस बी वाले वेक्टर को ऐड कर देना, यही आपका जस्ट वेक्टर दे देगा a माइनस बी वाला वेक्टर। तो ये कुछ ऐसा वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे दिया जाएगा, यानी कि ये आपका माइनस बी है, ठीक है। इस वेक्टर का मैं ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये a वेक्टर कर देता हूँ, तो ये जो वेक्टर आपको मिलेगा, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, यूं गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी। आप लोग इसको सिमिलरिटी देख रहे होंगे, पीछे ट्रायंगल जैसे हम लोगों ने सम वाला पढ़ा था वैसे ही है, कुछ ही है, बस यहाँ थोड़ा ओरिएंटेशन का मैटर है, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर। अब हम कुछ वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्केलर का, देखते हैं कैसे वो होता है। जैसे कि हमने कोई स्केलर m ले लिया, ठीक है, जैसे कोई m स्केलर है, हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जस्ट अंदर हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पर। इसी तरह अगर दो स्केलर हैं तो जस्ट दोनों का सेम ऐसे ही कर सकते हैं, किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो ये ma प्लस na, ये ईजी है। इसके बाद बस कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर जस्ट अगर दो वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एक वेक्टर ये है मेरा, अगर ये ओ ए है, इसको मैं ए से नाम दे दूं, और ये अगर मेरा बी है तो ये ओ बी वेक्टर को और मैं बी से नाम देता हूँ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। सेम पैरेलल वेक्टर ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, यानी दो वेक्टर की अगर डायरेक्शन सेम है, जैसे कि ये एक वेक्टर है मेरा ओ ए और ये वेक्टर है ओ बी, इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भले कुछ भी हो, तो इनको मैं बोलूँगा पैरेलल वेक्टर बोलूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कशन। तो बस ये लास्ट देख लेते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, वहाँ पे हम लोग इसका काफ़ी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा हमको। तो पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि ये मेरा A है, अगर ये B है, ये C है, या मैं इसको O नाम दे देता हूँ। थोड़ा ये सब आप बस सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, A नाम इसको दे देता हूँ और B नाम मैं इसको दे देता हूँ। तो यहाँ से अगर देखिए इसका मैं A बोल दूँ, इसको OA को मैं A नाम दे दूँ, अगर OB को OA को A नाम दे देते हैं, OB को B नाम दे देते हैं, ठीक है। OB को मैंने B नाम दिया है, तो यहाँ से अगर मैं AB वेक्टर फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, AO प्लस OB लिख सकता हूँ, ठीक है, AO प्लस OB वेक्टर लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ से किया था, इन दोनों का सम जब किया था तो ऐसे इनका जो इसका टर्मिनल इसका इनिशियल पॉइंट सेम था। तो अब देखिए ए ओ वेक्टर क्या हो जाएगा, ये देखिए ओ ए वेक्टर अगर ए है तो ए ओ वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ए बी तो सेम है तो बी को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ए ओ क्या हो जाएगा माइनस ए, और बी क्या हो गया बी। ठीक है, तो ये आया क्या बी माइनस ए। अगर और प्रिसाइज में देखा जाए तो यह है क्या, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है ओ बी है, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है ओ ए। यानी कि ये क्या हुआ, असल में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बी का वेक्टर है, तो यानी ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी आप यहां से समझ रहे होंगे, अगर मुझे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को घटा देना होगा, तो सिंपली मैं ए बी का पोजीशन वेक्टर बता पाऊंगा। जैसे सिमिलरली अगर मैं लास्ट में अगर बोलूं बी ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर सेम डिस्कशन से बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर बी। आई होप आज के वीडियो में आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।